हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेटब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी कि यहाँ पर मिलने वाले सभी वीडियो आपके लिए 100% फ्री हैं। आप किसी भी क्लास में हो, यहाँ आइए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं यहाँ आइए और 100% फ्री वीडियो देखिए और अपनी पढ़ाई को जितना हो सके उतना आसान बनाइए, क्योंकि हम पूरी तरीके से प्रयास करते हैं कि आपको जितना भी कंटेंट हम प्रोवाइड करें वो अच्छी क्वालिटी का हो और 100% फ्री तो होता ही है। तो जब अच्छा पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे से और बहुत लंबे समय तक वो सारी चीज़ें याद भी रहेंगी और हम उन्हें एग्ज़ाम्स में अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे, ताकि हमारे नंबर भी अच्छे आ सकेंगे। तो जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है और वो भी 100% फ्री है तो लाभ उठाते रहिए। तो आज का वीडियो भी, जैसा कि सारे ही वीडियो फ्री रहते हैं, तो आज का वीडियो भी 100% फ्री है। तो आज का वीडियो है हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए। व्याकरण का टॉपिक है विराम चिन्ह। इसे हमने लास्ट रिसेंटली पढ़ा है। तो अब आज हम क्या करेंगे, आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइज यानी कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से 18 तरह के विराम चिन्ह होते हैं, उन सभी को हमने पढ़ा, समझा कि कहाँ कहाँ हमें लगाने हैं और कहाँ नहीं लगाने हैं, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज हम फटाफट इसकी कुछ अभ्यास करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की। आप ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए बाकी अपने आप आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज भी हम विराम चिन्ह की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कोशिश करिए कि उन्हें हमसे पहले करने की कोशिश करिए। तो क्या है सबसे पहला प्रश्न, विराम का क्या अर्थ होता है? विराम, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, क्या होता है विराम का अर्थ? रुकना या ठहरना। तो जैसे आपका कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं ना, तो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, पंक्चुएशंस तो करेंगे ही, विराम चिन्ह कहाँ लगाने ये हम करेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। तो ये आपने देख लिया, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। प्रश्न दूसरा है, अब हमारे पास चिन्ह दिया हुआ है, ये हमारा चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह का क्या नाम है, ये चिन्ह कौन सा है? तो अब आपको अगर याद होगा तो ये चिन्ह हमारा कौन सा है? अर्ध विराम का चिन्ह है। ये देखिए कहाँ है? अर्ध विराम का। जहाँ पर पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा देर रुकना पड़े, वहाँ पर हम इस अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे अभी हमने बोला, तो जैसे शब्द के आगे भी हम इनको लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विराम चिन्ह का उपयोग क्यों किया जाता है? आखिर हम इसका उपयोग करते क्यों, क्या ज़रूरत है इन्हें करने के लिए? अब क्या होता है, जब हम कभी बोलते हैं, जैसे अभी अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो बोलते समय हम ये तो नहीं कह रहे हैं पूर्ण विराम अल्प विराम। आप यहाँ देख रहे होंगे कहीं हम थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं, कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहीं थोड़ा और ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं, कहीं बिल्कुल ही रुक जाते हैं। तो ये कंडीशंस क्या होती हैं, जब हम बोलते हैं तो उन बोली हुई चीज़ों को जब हम कॉपी पे लिखते हैं तो ये भाव तो नहीं आते, तब उनको दर्शाने के लिए हम इन विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, विराम चिन्ह का उपयोग क्यों किया जाता है? विराम के भाव बोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारी फीलिंग्स को लेखक, जैसे हम हैं, कोई भी लेखक होगा, उसके क्या भाव हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, उन सभी को जो पाठक है जब पढ़े तो उनको सरलता से समझ सके, इसलिए विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इंग्लिश में विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? इंग्लिश में विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है? हमने बताया था इंग्लिश में विराम चिन्ह को पंक्चुएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंक्चुएशंस, यानी कि कहाँ पर हम लगा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? विराम चिन्हों में आती है, और इंग्लिश में इसे पंक्चुएशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह सेम चीज़ है, यानी कि अब इसमें दो चीज़ें थी। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी होता है अरे ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तो अब ये एक ऐसा वक्तव्य था जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा वहाँ लगता है जहाँ हमें आंसर की रिक्वायरमेंट हो। जैसे हम बोले तुम कहाँ जा रहे हो, तब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। लेकिन इससे पहले जो वाक्य हमने बोला,
अरे ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें किसी से आंसर नहीं मिलना, ये मैं अपने आप से वाक्य बोल रही हूँ, और दूसरी चीज़ इससे कोई आंसर भी नहीं हमें मिलेगा। तो ऐसी जगह पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6, निर्देशक चिन्ह क्या है। तो निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, देखिए निर्देशक चिन्ह में हम सिर्फ डैश करते हैं। अच्छा, योजक और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। योजक चिन्ह जो है वो दो समानार्थी शब्दों के बीच में या विपरीतार्थक शब्दों के बीच में लगता है, लेकिन निर्देशक चिन्ह जहाँ पर हम निर्देश कर रहे हैं उस जगह पर लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक बड़ा होता है। ये भी आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर है विस्मय सूचक चिन्ह कौन सा होता है। विस्मय सूचक चिन्ह मतलब जहाँ पर हम शोक, हर्ष, आकर्षण ये सारी चीज़ें व्यक्त कर रहे हों, तो हम उस जगह पर विस्मय सूचक चिन्ह को लगाते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके से होता है, एक छोटी सी डंडी और उसके नीचे एक बिंदी, ये हमारा क्या होता है, विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेमी कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं। सेमी कॉमा कॉलम को क्या बोलते हैं, तो सेमी कॉलम को क्या बोला जाता है, अर्ध विराम। अभी हमने देखा था ना, तो अर्ध विराम का चिन्ह कैसा था, एक डॉट था और नीचे कॉमा था, तो ये हमारा क्या होता है, ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। तो देखिए चिन्ह को आपको पहचानना भी है, समझना भी है, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। जब मैं आपको विराम चिन्ह करा रही थी तो लगभग सभी के मैंने इंग्लिश वर्ड्स आपको बताए थे कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं या क्या नहीं बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी याद रखनी, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज बेसिस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए। हमारे पास वाक्य दिए गए हैं और इनमें विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ किया है, लोगों ने मिस्टर शर्मा को एमपी चुन लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो जगह तो आपको सीधे सीधे, तीन जगह तो विराम चिन्ह आपको दिख रहे हैं। क्या है, एक एमपी और यहाँ पर पूर्ण विराम। तो यहाँ पर लाघव चिन्ह लगेंगे और यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। किस तरह लग रहा है ये देखिए, लोगों ने मिस्टर, अब मिस्टर को हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पूरा मिस्टर लिखा था तो उसको हमने शॉर्ट किया और उसकी जगह लाघव चिन्ह लगाया। ये हमारा क्या है, ये लाघव चिन्ह है। एमपी ये भी हमारा लाघव चिन्ह है। फिर चुन लिया जाता है पूर्ण विराम। तो ये हमने चार जगह पर क्या लगाया, चार जगह पे हमारे लगे विराम चिन्ह। दो ही विराम चिन्ह लगे हैं, एक लाघव है, लाघव चिन्ह है, और दूसरा है पूर्ण विराम। नेक्स्ट आते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा है तो उनके वक्तव्य हमारे क्या आएंगे, उन्होंने बोला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ तो सबसे पहले पूर्ण विराम लगेगा, आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा के बाद कॉमा यानी कि अल्प विराम लगेगा, फिर उसके बाद वहाँ से अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू होगा, जो यहाँ पूर्ण विराम के बाद वो अवतरण चिन्ह खत्म होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर है ना, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब आपका यहाँ पर अल्प विराम है, फिर अवतरण चिन्ह शुरू हो रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूर्ण विराम, और यहाँ पे अवतरण चिन्ह बंद हो जाता है। ठीक है, दोहरे अवतरण चिन्ह लग रहे हैं या उद्धरण चिन्ह आप जो भी बोलिए, ये दोहरे लगेंगे, इकहरे नहीं लगेंगे। इकहरे कहाँ लगते हैं उसका भी आगे अभी ऑप्शन है, वो भी दिखाऊंगी। फिर हमारा तीसरा वक्तव्य आता है, क्या है, क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं, क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं। तो अब ये क्या है, आप देख रहे हो कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपल। अब ये कोई पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, आपका अवतरण चिन्ह में आ जाएगा। तो सिंपल हमने वहाँ पे अवतरण चिन्ह शुरू किया क्या के बाद, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद अवतरण चिन्ह लगाकर खत्म किया। अब आप यहाँ देख रहे हैं अवतरण चिन्ह लगा हुआ है। तो जहाँ कहीं भी किसी के वक्तव्य आ रहे होंगे कोई कुछ, तो वहाँ पर आप दोहरा अवतरण चिन्ह ही लगाएंगे, जो क्योंकि उसकी कहीं बात को हम एज इट इज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, हम उसको अपने शब्दों में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, उसने जैसा कहा हम वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर अवतरण चिन्ह लगेगा। अब चौथा आता है, तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो अब यहाँ पर क्या है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है,
तो सबसे पहले हमें रामचरितमानस को क्या करना, ये देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। अब क्या लिखा है उसको हमने क्या किया, निर्देशक चिन्ह लगाया। यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है, ध्यान रखिए क्या है, निर्देशक चिन्ह है, निर्देश कर रहे हैं कि उन्होंने इसमें कहा है। क्या क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब वो चीज़ उन्होंने जो कही उसे हम एज इट इज लिख रहे हैं, तो उस जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, ये अवतरण चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा निर्देशक चिन्ह है, योजक चिन्ह नहीं होगा, ध्यान रखिए। योजक चिन्ह हमने अब कहाँ बताया, जहाँ पर सेम या तो हो समानार्थी शब्द हो, तब विपरीतार्थक शब्द हो, तब उस कंडीशन में हम योजक चिन्ह को लगाते हैं। आगे आते हैं, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, यह सब मैं क्यों पूछूं। अब यहाँ पर देखिए कई सेंटेंस हैं और मोस्टली सभी हमारे प्रश्नवाचक हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या हर वाक्य के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, यह सब मैं क्यों पूछूं। अब यहाँ जहाँ पर कई सारे प्रश्न हम एक साथ पूछ रहे हैं, तो हर किसी के बाद में, क्योंकि वो सॉरी अभी उसका सेंटेंस कंटिन्यू है, मतलब बराबर निरंतर चल रहा है। उससे क्या बोला, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, मैं क्यों पूछूं। तो जहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं, जहाँ हम सेंटेंस खत्म कर रहे हैं, वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। लेकिन हम सेंटेंस के बीच में, क्योंकि यहाँ क्या है, थोड़ी देर के लिए वो रुक रहा है, क्या, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, यस, तो हर के बीच में थोड़ी थोड़ी देर रुक रहा है। ये नहीं कि तुमने उसने खाली ये पूछ लिया तुम कौन हो, अब उसके बाद वो रुक गया होता तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते, लेकिन वो अभी सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है और बीच में बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुक रहा है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे सिर्फ अल्प विराम लगाएंगे। तो कई सारे, और एंड में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर इसको लगाया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, बूढ़े ने डॉक्टर चड्ढा से कहा, इसे एक नज़र देख लीजिए शायद बच जाए। अब क्या है, बूढ़े ने, अब डॉक्टर को सबसे पहले हम शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ हमने लाघव चिन्ह लगा दिया। चड्ढा से कहा, कहा के बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया, अल्प विराम, फिर उसके बाद हमने उद्धरण चिन्ह शुरू किया, इसे एक नज़र देख लीजिए शायद बच जाए। अब देख लीजिए के बाद हम एक सेकेंड के लिए हम रुके हैं, एक सेकेंड क्या उससे भी और कम देर के लिए, तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा अल्प विराम लग जाएगा। एंड में पूर्ण विराम लगेगा और अवतरण चिन्ह को हम बंद कर देंगे। तो जो उन्होंने बोला वो एज इट इज शब्द आए हैं और पूरा हमने उसमें कहीं कोई चेंज नहीं, अगर हमने चेंज किया होता तो हम अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि तब हम चेंज करने की कंडीशन में हम नहीं लगाते। जिसके जैसे वक्तव्य हैं अगर हम वैसे ही लिख रहे हैं तो हम दोहरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, कामायनी कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, कामायनी जो है ये एक प्रसिद्ध पुस्तिका है, ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह पर हम इसको क्या करेंगे, इकहरे, ये जो है अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पर जहाँ कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसे इकहरे अवतरण चिन्ह में करते हैं। तो यहाँ पर हमने इकहरे किया। अब ये जयशंकर प्रसाद भी कौन है, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको भी हमने इकहरे अवतरण चिन्ह में किया कि प्रसिद्ध कृति है, सिंपल, लास्ट में पूर्ण विराम। तो अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह आपको पता चल गया ना कि कहाँ पर हम लगाएंगे, जहाँ पर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो, जैसे कामायनी और जयशंकर प्रसाद दोनों ही प्रसिद्ध नाम है, इसलिए। अब आते हैं, उस कवि सम्मेलन में रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कई महान कवि आए थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप बोलोगे कि रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये सभी आएंगे, नहीं, ये सभी नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे हम बताते हैं, इन लोगों के नाम के आगे इनकी उपाधियाँ जुड़ी हुई हैं, ध्यान देखिए क्या दिया है, रामधारी सिंह ये इनका नाम है, उपाधि दिनकर है, ये हमारा इकहरी अवतरण चिन्ह में आएगा। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी, वो उनका ओरिजिनल नाम है, और निराला उनका क्या है, जो है उनको उपाधि मिली है, या आप उनका उपनाम बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनको इकहरे अवतरण चिन्ह में करेंगे। कैसे, देखिए, उस कवि सम्मेलन में रामधारी सिंह दिनकर, अब दिनकर के बाद यहाँ पर कॉमा रहेगा क्योंकि दो कवि के नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये देखिए इकहरे अवतरण चिन्ह में आया, जैसे कई महान कवि आए थे, पूर्ण विराम।
तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, कहाँ पर गहरा अवतरण चिन्ह है, कहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह है, इसको समझते हुए हम चलेंगे। आगे आते हैं, वसंत ऋतु के त्योहार होली, वसंत पंचमी, बैसाखी हमें उल्लास से भर देते हैं। अब ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा ब्रेक्ड सेंटेंस है। आप अगर इसको पढ़ोगे तो पूरे फ्लो में ये सेंटेंस नहीं आ रहा है। कैसे देख रहे हो? वसंत ऋतु के त्योहार होली, वसंत पंचमी, बैसाखी हमें उल्लास से भर देते हैं। तो अब इसको आप क्या कर सकते हो कि त्योहार, अब त्योहार के बाद जो कौन कौन से त्योहार हैं इन्हें आप कोष्टक में कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर दिया है वसंत ऋतु के त्योहार। अब यहाँ पर त्योहार कौन कौन से हैं? होली, वसंत पंचमी, वैसाखी। तो अब हमने इनको क्या किया, इनके बीच हमने अल्पविराम लगा दिया, क्योंकि ऊपर विराम अल्पविराम नहीं था, क्योंकि सब आपके समानाधिकरण त्योहार हैं, सब समान त्योहार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सभी। तो इनके बीच में हमने अल्पविराम लगाया। अब चूंकि वो त्योहार आ रहे हैं तो उन सभी को हमने कोष्टक में कर दिया। हमें उल्लास से भर देते हैं, पूर्ण विराम, सिंपल। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप अगर यहाँ पे नहीं भी लगाते हैं, मान लीजिए कोष्टक चिन्ह आप नहीं भी लगाते हो, तो इसे हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। हम रेखांकन नहीं लगा सकते, रेखांकन मतलब अंडरलाइन हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब चूंकि वसंत ऋतु के त्योहार, अब त्योहार कौन कौन से आते हैं वसंत ऋतु में? होली आता है, वसंत पंचमी आता है, बैसाखी आती है, तो ये सभी त्योहार हैं। तो उन त्योहारों में कौन से त्योहार आ रहे हैं, इसलिए हमने इनको कोष्टक में किया है। फिर आते हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब इस वक्तव्य में अब आप देख रहे हो कि इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है, आपका पूर्ण विराम भी है और योजक चिन्ह भी है। कहाँ पर है? देखिए हाय के बाद, क्योंकि हाय हम यहाँ पर क्या शोक व्यक्त कर रहे हैं, हाय, तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया। अब फूल सी, तो हमने कहाँ जो बताया था, जहाँ पर हम समानता व्यक्त करते हैं वहाँ पे भी हम योजक चिन्ह को लगाते हैं। तो ये हमारा क्या लग गया? योजक चिन्ह लग गया। कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। तो अब ये जो आया ना हाय, अब इसी की जगह उफ, ओह, आह जैसे जो शब्द आते हैं इनमें हम क्या लगा देते हैं? हम यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे। और अभी हमने आपको बता दिया योजक चिन्ह कैसे लगा, कहाँ पर हुआ और पूर्ण विराम। नेक्स्ट आते हैं, क्या कहा तुम अनुत्तीर्ण हो गए, क्या कहा तुम अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे, पहली बात तो ये पूरा ही सेंटेंस हमें क्या कर रहा है? आश्चर्य में डाल रहा है। तो पूरा ही सेंटेंस हमारा किस में आ जाएगा? आश्चर्य के भाव में है। तो क्या कहा के बाद हमारा कॉमा हो जाएगा, यानी कि अल्पविराम। तुम अनुत्तीर्ण हो गए, यानी हाँ क्या कहा तुम अनुत्तीर्ण हो गए, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा आश्चर्य भाव में होने के कारण इसमें हम पूर्ण विराम न लगाकर विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगा देंगे, जैसे यहाँ पर हमारा लगा है। अब आप बोलेंगे कि हमने क्या बोला कि यहाँ पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या शब्द को आश्चर्य भाव में प्रकट कर रहे हैं। अगर हम बोले क्या कहा तुम, अब यहाँ पर अगर हम ऐसे बोले तुम अनुत्तीर्ण हो गए, क्या कह रहे हो, तो भी यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगेगा। फिर अब क्या, अब यहाँ पर हमें जवाब की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसने उत्तर पहले दे दिया कि वो फेल हो चुका है, अनुत्तीर्ण हो चुका है, और हम ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं ये आश्चर्य भाव से बोल रहे हैं। यहाँ पर हमें इसका कोई उत्तर मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या शब्द हम आश्चर्य भाव के लिए प्रकट कर रहे हैं। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा आश्चर्य भाव में, इसलिए हमने एंड में पूर्ण विराम की जगह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है। नेक्स्ट है, रोहन 125 राजौरी गार्डन दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर संख्या जहाँ पर आई है उसके बाद अल्पविराम आएगा। हमने आपको बताया था जब हम बता रहे थे अल्पविराम, किसी भी संख्या के बाद हमको अल्पविराम लगाना होता है। इसी तरीके से रोहन 125 अल्पविराम राजौरी गार्डन फिर अल्पविराम। अब अल्पविराम यहाँ पर क्यों आ रहा है? ये दो जगहों के नाम हैं जो एक साथ आ रहे हैं, एक कॉलोनी का नाम है और एक सिटी का नाम है। तो इस कंडीशन में ये दोनों समान भाव में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अल्प विराम को लगा देंगे। दिल्ली में रहता है और पूर्ण विराम। अब है, यह पत्र 25 जुलाई 2014 को लिखा गया था।
अब यहाँ पर आप देख रहे हो यह पत्र 25 जुलाई 2014, तो यहाँ पर 25 जुलाई के बाद आपका अल्प विराम लगेगा। जैसा कि हमने बताया था, कोई भी तारीख होती है तो उसके बाद में हम जो साल होता है उसके पहले हम अल्प विराम को लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पत्र 25 जुलाई अल्प विराम 2014 को लिखा गया था। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा। और यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। नेक्स्ट है बचो बचो सामने से सांड आ रहा है। अब बचो बचो यहाँ पे हम किसी को सावधान कर रहे हैं, तो दोनों के बाद ही बचो बचो के बाद हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह रहेगा। सामने से सांड आ रहा है, क्या आ रहा है, सामने से सांड आ रहा है। सिंपल सेंटेंस खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह और आपका पूर्ण विराम होगा। नेक्स्ट आते हैं सुमन तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब क्या होगा, सुमन तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कितना प्रश्नवाचक है, लेकिन यहाँ पर हमें चूंकि आंसर नहीं मिलना है तो यहाँ हम पूर्ण विराम को लगाएंगे। सुमन और तुमने दोनों ही एक ही व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुमन के लिए ही तुमने शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो संज्ञा और सर्वनाम साथ होने के कारण यहाँ पर हम अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने यहाँ पर कर दिया। फिर उसके बाद अंत में पूर्ण विराम रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पूरे पंचुएशन हमने बताए। आगे और भी पंचुएशन है, क्या है देखिए। प्रश्न संख्या 10 में सत्य, अहिंसा और प्रेम जीवन के मूल आधार हैं। ये हमारा पहला सेंटेंस है। दूसरा है गांधी जी ने कहा परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हम सिंपल इन सेंटेंस में जो है पंचुएशन करेंगे। कैसे कैसे आएगा, पहला सेंटेंस है सत्य, अहिंसा और प्रेम जीवन के मूल आधार है। तो सत्य और अहिंसा के बीच में हमारा अल्प विराम आएगा, एंड में पूर्ण विराम हमारा आएगा। किस तरीके से, ये देखिए सत्य के बाद अल्प विराम, फिर अंत में पूर्ण विराम हमारा यहाँ पर आ रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं गांधी जी ने कहा, क्या था, गांधी जी ने कहा, यहाँ पे अल्प विराम। अब उन्होंने कहा है ये चीज़, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम अवतरण चिन्ह को लगाना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ है परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। अब ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस कंडीशन में सिंपल यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है और उससे आंसर मांग भी रहा है। तुम कल क्यों नहीं आए थे, जहाँ पर हमें आंसर मिलने की उम्मीद हो या हमें लग रहा हो कि आंसर हमको चाहिए, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारे पूरे अभ्यास कार्य थे जो हमने आपके लिए लेकर आए। आपको यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे कैसे हम अवतरण चिन्ह लगाएंगे या गहरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे, कहाँ विस्मयादिबोधक आएगा, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है। तो बहुत सारे चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों की पहचान, इनके अंग्रेज़ी में नाम, इनको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को समझते जाओगे। तो ये जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं विराम चिन्ह, ये आपको मिलेंगे कहाँ, इसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर CBSE K-12 इंग्लिश लिखा है, इसे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने पूरी क्लासेस हैं। अब आप है क्लास 9th में, तो यहाँ 9th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। अब ये हम कहाँ पढ़ रहे थे, ग्रामर में पढ़ रहे थे। तो ये रही आपकी हिंदी ग्रामर, इसे आपको यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट हमारे सामने है। अब हमको सिंपल जो भी टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ विराम चिन्ह ही नहीं, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके जो है सभी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके अभी तक 9th में आने वाले हैं सभी टॉपिक हैं। बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसके सामने सारे टॉपिक आएंगे, जैसे हमने बताया एक्सप्लेनेशन है, एक्सरसाइज है, ठीक है, व्याख्या है, अभ्यास कार्य है, आपके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, सभी कुछ MCQs, टेस्ट पेपर, सभी कुछ आपके सामने टॉपिक में आएगा। आपको सिर्फ जो टॉपिक पढ़ना है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आपका वीडियो स्टार्ट होगा।
आपको वीडियो देखना है बहुत ही ध्यान से और चीज़ों को समझना है, क्योंकि व्याकरण में अगर हम एक बार चीज़ को समझ लेते हैं तो होल लाइफ के लिए हमारे पास वो सिक्योर हो जाती है, क्योंकि व्याकरण का अंत कहीं नहीं होता। आप ये सोचिए कि 9th में हमने पढ़ लिया, 10th में नहीं आएगा, या 11th में नहीं आएगा, या 12th में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। विराम चिन्ह आप पढ़ाई जब तक कर रहे हैं तब तक आपके साथ रहेंगे, और उसके बाद भी जब भी आप, क्योंकि हिंदी में विराम चिन्ह हो, अंग्रेज़ी में हो, कहीं पर भी हो, व्याकरण के जितने भी टॉपिक हों, आपको होल लाइफ हमेशा ज़रूरत पड़ते रहेंगे। तो उनको आपको अच्छे से समझना है और चीज़ों को करना है, क्योंकि एक बार समझने के बाद एग्ज़ाम तो हमारे अच्छे हो ही जाएंगे। लेकिन साथ ही आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करना है। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक लेकर आ रही हूँ, तो ध्यान से देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।